हेलो एवरीवन, वांगशन बबल में आप सबका फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारे पर्दानशी प्रिजनर वांगजी की कहानी के पार्ट 13 को शुरू करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था वी वुशियान और लान वांगजी के बीच में काफ़ी स्वीट सीन्स होते हैं। अब देखते हैं आगे। आखिरकार जियांग सेना क्लाउड रिसेसेस तक पहुंच ही गई। हर तरफ गोंग की आवाज़ गूंज उठी। ये लड़ाई शुरू करने का इशारा था। हर जगह से तलवारों के टकराने की आवाज़ भी आ रही थी। अब जाकर वैन सिपाहियों को समझ में आया कि उनके बीच में काफ़ी सारे जियांग सिपाही पहले से ही छुपे हुए थे और अब उन्होंने लड़ाई की शुरुआत कर दी है। सभी पहले से ही इस कोशिश में थे कि क्लाउड रिसेसेस ना चले और अब जब जियांग सेनापति यहाँ आ चुके हैं तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। जैसे ही वुशियान क्लाउड रिसेसेस पहुँच गया, उसके नए सैनिकों ने लड़ाई शुरू कर दी और पहले सैनिकों को आराम करने के लिए भेज दिया गया। जहाँ पर थके हारे वैन सिपाही अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, वेंशु वांगजी के कमरे में शांति से बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और हाथ में वांगजी का चित्र। वो पागलों की तरह मुस्कुराते हुए उस चित्र को छू रहा था। सारे वेंस को मार दो और सेनापति वेंशु को मेरे लिए छोड़ दो। सेनापति वुशियान की गर्जना क्लाउड रिसेसेस के आंगन में गूंज उठी। अपने शरीर में जब तक खून का आखिरी कतरा बचा है तब तक लड़ो, क्लाउड रिसेसेस के लिए, क्लाउड रिसेसेस के लिए। सेनापति वुशियान के पीछे उसके सैनिकों ने भी आवाज़ दी। सारे सिपाही लड़ने के लिए आगे बढ़े। वुशियान की आंखें उस आदमी को ढूंढ रही थी जिसकी आंखें नोचने की उसने ठान ली थी। वांगजी आखिरकार क्लाउड रिसेसेस के मेन गेट तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वांगजी ने सबसे पहले भीषण से वेंस का झंडा काटकर नीचे गिराया। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। ये उसका घर था और उसे वापस पाना था। लान मेंशन से हर तरफ से गर्जना और तलवार के टकराने की आवाज़ आ रही थी। जियांग सैनिक वैन सैनिकों का खात्मा किए जा रहे थे। वैन्स के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। सुई बेया रक्त में नहा चुकी थी, लेकिन अभी भी उसकी प्यास नहीं बुझी थी। वेंशु के हाथ में जो चित्र था, उसने फिर से एक बार उसे किस किया और बड़ी सावधानी से पास के ड्रॉअर में रखा। लड़ाई, खून, तलवार और चिल्लाने की आवाज़ें हमेशा ही उसे उत्तेजित कर देती थी। उसे उत्तेजना का एक और कारण मिला था, वांगजी। अभी उसके पास दोनों ही थे, वांगजी भी था और लड़ाई भी थी। उसे हर कीमत पर यह लड़ाई जीतनी थी ताकि वो वांगजी को पा सके। वो पागलों की तरह मुस्कुराया, अपनी तलवार को किस किया, इनफैक्ट उसे लिक किया। उस तलवार का टेस्ट उसे हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइट कर देता था। स्वादिष्ट। उसे वांगजी को भी ऐसे ही टेस्ट करना था। फिर से एक बार वो खून की नदियाँ बहाने के लिए तैयार था। सुईबेया भी उत्सुकता में काँप रही थी। अपने मालिक को संदेश दे रही थी कि उनके शत्रु ने युद्ध मैदान में कदम रखा है, अब वो अपनी प्यास बुझा सकती है। वुशियान पीछे मुड़ा। उसकी आंखें वेंशु से मिली। वेंशु ने मुस्कुराकर गर्दन मरोड़ी, जैसे वो वुशियान को चैलेंज कर रहा हो। युद्ध के लिए ताकत से ज़्यादा मनोबल की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिपाही और शस्त्र सभी के पास होते हैं। हर सेनापति कुशल होता है, लेकिन जो अपने शत्रु के बुद्धि को वश में कर ले, उसका मनोबल घटाए, वही जीत जाता है। वेंशु की नाकाम कोशिश से वुशियान के चेहरे पर स्मारक आ गई। जियांग्स और वेंस के बीच में हमेशा ही शत्रुता रही है। अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है। जो बेहतर होगा वो आखिर तक मैदान में टिका रहेगा, लेकिन वो कौन होगा, यही इस वक्त को तय करना है। दोनों सेनापति अपनी तलवार उठाकर एक दूसरे की तरफ भागे। दोनों का ऑरा इतना प्रभावशाली था कि बीच के सिपाही तुरंत अपनी जगह से हट गए। वेंशु ने वुशियान के पेट पर अपनी तलवार चलाई और वुशियान ने वेंशु के दाहिने हाथ पर। वुशियान की गति से वेंशु चौंक गया। आज तक उसने वुशियान को इतना गुस्से में नहीं देखा था। वेंशु का बेजान हाथ अपनी जगह पर झूल रहा था, लेकिन इस बात से उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिख रही थी। हाँ, वो थोड़ी देर के लिए रुक गया था, लेकिन वो ना डर था ना चिंता थी। सुईबिया अभी भी पागल होकर वेंशु पर अटैक कर रही थी। हर अटैक के साथ वेंशु एक कदम पीछे जा रहा था। वुशियान ने उसे अकेले एक कोने में कर लिया। लड़ते हुए दोनों गुसू के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गए। वेंशु बुरी तरह से थक चुका था। वो गहरी सांसें ले रहा था, लेकिन अभी भी वुशियान का मन नहीं भरा था। उसने शांत लेकिन गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तुमने गुसू के राजकुमार पर नज़र रखकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। वेंशु के आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने कहा, वांगजी, क्यों? तुम्हें उससे क्या लेना देना है? सिर्फ एक इंसान को उसके बारे में गंदी सोच रखने की इजाज़त है, मुझे। वुशियान बहुत ही खतरनाक तरीके से अपने प्यार की गवाही दे रहा था, लेकिन उसके आवाज़ से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। उसकी सुईबियाँ फिर से एक बार चमकने लगी। वो वेंशु की तरफ बढ़ा, जो अभी भी इस सदमे से नहीं उभरा था।
अब वुशियान ने पूरी तरह से उसके दिमाग पर कंट्रोल कर लिया था। वेनचाओ लड़ते हुए वेनशु की हालत देख रहा था। अपने भाई को पीछे हटते हुए देखकर उसने वेनजुलियो को वुशियान पर पीछे से अटैक करने के लिए कहा। वुशियान वेनशु के साथ लड़ने में व्यस्त था। उसने वेनजुलियो को आते हुए तो देखा, लेकिन वो उसका मुकाबला नहीं कर पाया। वेनजुलियो ने उसके पेट पर दोबारा अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका वार बीच में ही रोक दिया। ताकतवर बिशेन ने उसके तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अपनी शक्तिशाली तलवार के खोने से वेनजुलियो को भी झटका लगा। वांगजी का गुस्सा देखते ही जुलियो ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए। जुलियो और वुशियान के बीच में अच्छी खासी जगह तैयार करते हुए वांगजी वुशियान के पीछे आकर खड़ा हुआ। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर वेन से लड़ रहे थे। वेनजुलियो अभी भी शौक में था। ये बात सच थी कि गुसु के लोग तब तक अपने आने का पता नहीं चलने देते जब तक वो खुद नहीं चाहते। किस तरह से वांगजी ने वुशियान को बचा लिया और कब वो उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, वेनजुलियो को पता तक नहीं चला। वांगजी के सामने आते ही वेनशु फिर से उसे ताकने लगा, जिससे वुशियान का खून खौल उठा। वुशियान अपनी पूरी ताकत से वेनशु पर हमला करने लगा और वांगजी उसे प्रोटेक्ट करने लगा, क्योंकि लड़ते हुए वुशियान खुद के शरीर तक का ख्याल नहीं कर रहा था। वुशियान ने फिर से एक बार अटैक करके वेनशु को ज़मीन पर गिरा दिया, लेकिन वेनशु ने अपने आप को गिरने से बचा लिया। वेनशु अपने बाएं हाथ में तलवार लिए जान की परवाह किए बिना वुशियान पर अटैक करने लगा। वुशियान उसका हर हमला रोक रहा था। अब उसके शरीर के आजू बाजू काला धुआं इकट्ठा होने लगा। उसने वेनशु के पैरों पर लात मारकर उसे घुटनों पर ला दिया और अगले ही पल वुशियान की उंगलियां वेनशु के आंखों में थी। उसने चिल्लाते हुए वेनशु की आंखों से उसकी पुतलियां बाहर निकाली। वेनशु दर्द में चिल्लाने लगा, लेकिन और कितनी देर। अगले ही पल सुइबियाँ उसके दिल के आर पार थी। वुशियान ने आखिरकार शत्रु को हमेशा के लिए चुप करा दिया था। इधर वांगजी अकेला वेनचाओ और वेनजुलियो का सामना कर रहा था। दोनों वेन भाई अपने बड़े शरीर के जरिए लान वांगजी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो उसे किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात वांगजी को समझते देर नहीं लगी। अगले ही पल उसने हवा में उड़कर वेनचाओ का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और दूसरे ही अटैक में वेनजुलियो की कलाई उसके तलवार के साथ हाथ से अलग कर दी। कलाई के साथ वो तलवार जमीन पर गिरने से पहले बिशेन वेनजुलियो की आते बाहर ला चुकी थी। तीनों वेन भाई धाराशायी हो चुके थे। वुशियान और वांगजी दोनों खून में नहा चुके थे, लेकिन गुसु के लोग अपना घर वापस पा चुके थे। गुसु के आसमान में जियांग सेना का जय जयकार हो रहा था। लगभग 1 हफ्ता हो चुका था। वुशियान अब भी क्लाउड रिसेसेस में था। वो क्लाउड रिसेसेस को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे थे। आसपास के राज्यों से सभी प्रकार की उन्हें मदद मिल रही थी। गुसु के लोग फिर से एक बार अपनी ज़मीन पर बस चुके थे। वांगजी क्लाउड रिसेसेस के आसपास घूम रहा था। वादियों से आ रही आवाज़ उसे घर लौटने का एहसास दिला रही थी। गुसु के पर्वतों पर कुछ गज़ीबो बनाए हुए थे, जिससे गुसु की सुंदरता आसानी से देखी जा सकती थी। वांगजी भी एक गज़ीबो में खड़ा था। उसकी आंखें बादलों से ढके हुए पर्वतों से लेकर कलकल करती नदियों तक हर जगह घूम रही थी। उसके गंभीर चेहरे पर एक सुकून से भरी मुस्कुराहट थी। आहा, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तभी एक आवाज़ ने उसकी शांति भंग कर दी। वांगजी ने मुड़कर देखा। वुशियान प्रकृति को देखने की बजाय वांगजी को देख रहा था। गज़ीबो के खंभे के सहारे खड़े होकर वो वांगजी की तरफ देख रहा था। वांगजी ने उसकी आवाज़ में बदलाव महसूस किया। वो अपने चंचल स्वरूप में वापस आ चुका था। वुशियान की नज़रों को अनदेखा करते हुए वांगजी फिर से पहाड़ों की तरफ देखने लगा। वुशियान के प्रभाव को अनदेखा करना मुश्किल तो था, लेकिन वांगजी फिर भी अपनी नज़रें अनंत में टिकाए हुए था। कुछ देर तक उन दोनों के बीच में खामोशी बनी रही। कुछ देर तक कोई भी आवाज़ न सुनने की वजह से वांगजी को भरोसा हो गया कि वुशियान वापस चला गया है। लेकिन जैसे ही उसने उस तरफ मुड़कर देखा जहाँ पर वुशियान खड़ा था, उसके शरीर पर रोमांच खड़े हो गए, क्योंकि वुशियान अभी भी उसे ही देख रहा था। अगले ही पल 2 मजबूत बाहों ने उसे अपने आगोश में ले लिया। वुशियान उसे कमर से पकड़े हुए था। वांगजी की पीठ वुशियान के छाती को टच हो रही थी। जैसे ही वुशियान ने अपनी चिन को वांगजी के शोल्डर पर रखा, वांगजी के सारे मूवमेंट्स बंद हो गए। वो बिल्कुल दंग रह गया। वुशियान की गर्म सांसें उसे अपने कान और त्वचा पर महसूस हो रही थी। जाने दो, वांगजी बोला। शर्म के मारे उसकी स्किन फिर से लाल दिखने लगी थी। वांगजी देख नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसे पता था वांगजी की हालत देखकर वुशियान मज़े ले रहा है। वुशियान के चेहरे पर चिपकी रहने वाली मुस्कुराहट हमेशा ही वांगजी को चिढ़ाती थी। ये टॉर्चर क्या कम था जो वुशियान धीरे धीरे वांगजी के शोल्डर पर किस करने लगा। उससे वांगजी के शरीर में अलग ही उत्पीड़न होने लगा।
वुशियान के इतने से जेंटल टच से भी वांग जी खुद को ब्रेथलेस महसूस कर रहा था। जियांग वुशियान, ये सही नहीं है, हम बाहर हैं। वांग जी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी आवाज़ को गंभीर रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। पूरे शरीर पर रोमांच थे और चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। ऐसे में वुशियान उसके शब्दों पर ध्यान दे या उसकी भावनाओं पर। वुशियान उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वांग जी चाहता तो उसे अभी धक्का दे देता। भीषण की नोक उसके गले पर होती, लेकिन वांग जी ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि वुशियान उसके पास रहे। इसके बावजूद भी वो खुलकर ये बात कभी नहीं मानेगा। वांग जी हमेशा ही शर्मलिहाज से खुद को बांधे हुए रखता है, और इधर वुशियान है जिसके खून में दूर दूर तक शर्म का नामो निशान ही नहीं है। वो बिना संकोच किए जितनी दफ़ा चाहे उतनी दफ़ा वांग जी से अपने प्यार का इजहार कर सकता है। वुशियान ने धीरे से वांग जी के कान के पास जाकर कहा, तो हम ये अकेले में कर सकते हैं। वुशियान की बातों से वांग जी का हाल बेहाल हो चुका था। उसके पेट में तो मानो पटाखे फूट रहे थे। वांग जी वुशियान का नाम लेने वाला था, लेकिन उसके मुंह से मौन निकल गया जब वुशियान ने उसके गर्दन पर किस करना शुरू किया। उसके कानों को लिक करने लगा। उसने अपने हाथों को ज़ोर से कसते हुए वांग जी का हिलना डुलना बिल्कुल बंद कर दिया। जैसे जैसे वांग जी की स्किन का कलर और लाल होता जा रहा था, वुशियान सोच रहा था कि वांग जी के दिल में उसके लिए कितनी डिज़ायर्स हो सकते हैं। वांग जी की त्वचा इतनी सफ़ेद और कोमल थी कि अगर वुशियान उसे टच भी करे तो वहाँ पर निशान पड़ जाता है। वो सोच रहा था कि वो पूरे होश हवास खोकर अगर वांग जी को प्यार करेगा तो वांग जी की त्वचा उसके पैशन को सह पाएगी। अचानक से वो वांग जी के वो एक्सप्रेशन इमेजिन करने लगा जब वो पूरी तरह से वांग जी को प्लेजर कर रहा होगा। वांग जी ने अपना हिलना डुलना और कँपकँपाना बिल्कुल बंद कर दिया जब उसे उसके पीठ पर कुछ चुभता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपने होठों को दांतों तले दबा लिया ताकि उसके मुंह से कुछ अजीब आवाज़ें ना निकले। उसकी बेहिसाब धड़कनों में सहजता लाने के लिए उसके शरीर को और हवा की ज़रूरत पड़ने लगी, जिससे वो गहरी सांसें लेने लगा। वांग जी ने वुशियान के हाथ खींचकर अलग कर दिए। वुशियान भी बिना कुछ कहे उससे अलग हो गया। वुशियान की तरफ मुड़ने के लिए वांग जी को कुछ पल लगे और नज़रें ऊपर उठाने के लिए और कुछ पल। दोनों की आंखें मिली। वांग जी ने देखा वुशियान की आंखों में उसके लिए प्यार है, कसक है, समर्पण है। वो वुशियान के प्यार पर अब कभी शक नहीं कर पाएगा। उसने आगे बढ़कर वुशियान के होठों पर अपने होठ रखे, ठीक से होठों पर नहीं, पर उसके होठों के नीचे जो तिल था उस पर। एक पल के लिए ठहर कर वो ठीक से खड़ा हुआ। ये पहली बार था जब वांग जी खुद से कदम बढ़ा रहा था, अपना प्यार जाहिर कर रहा था। अंकल के पास रेड स्क्रॉल भेज दो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वांग जी बोलने में हिचकिचा रहा था। उसने इधर उधर देखते हुए विस्पर किया, इसके लिए। लेकिन वुशियान ने यह पूरी तरह से और साफ साफ सुन लिया। वांग जी शर्माते हुए हर कहीं देख रहा था सिवाय वुशियान के। वुशियान के चेहरे पर फिर से चमक आ गई। उसने वांग जी का धीरे से हाथ पकड़ते हुए कहा, वादा? वांग जी की नज़रें ज़मीन पर टिकी हुई थी। उसने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। आज के दिन मेरे साथ रहो, साथ में प्रकृति का आनंद लेते हैं, वुशियान ने वांग जी से विनती की। कुछ पल सोचने के बाद वांग जी ने हाँ में सिर हिलाया। वांग जी वहीं पर खड़े होकर सामने के दृश्य को देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वुशियान उसकी तरफ देख रहा है। जब वांग जी ने उसे घूर कर देखा तो वुशियान ने कहा, क्या मैं अलग दृश्य से आकर्षित हूँ? जब वांग जी ने फिर भी उसे घूरना नहीं छोड़ा तो वुशियान ने अपना चेहरा पर्वत की तरफ किया और वो चिल्लाया, गुस्सू, मैंने तुम्हारे छोटे राजकुमार को चुरा लिया है। अब वो मेरा है और सिर्फ मैं ही उसके बारे में गंदी चीज़ें सोच सकता हूँ। वुशियान के नखरे देखकर वांग जी ने चकल किया, लेकिन वुशियान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। इधर दूसरे गज़ीबो में लान चिरेन, लान सिचेन, जंगचा, नियमिंगजे और जिन वुशियान चाय पीते हुए प्रकृति का आनंद ले रहे थे। जब वुशियान के चिल्लाने की आवाज़ उन्होंने सुनी तो सबके हाथ रुक गए। उनकी कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में जो चर्चा चल रही थी वो कहीं की कहीं खत्म हो गई। निमिंगजे और जिन वुशियान ने अपना गला साफ किया कि तंग वातावरण में कुछ सहजता ला सके। लान चिरेन अभी भी शौक में थे। सिचेन मुस्कुरा रहा था। तभी जंगचा ने मुस्कुराते हुए कहा,
शायद गगा कुछ ज़्यादा ही उत्साह में है। वेंशु को मारने के पीछे उनका एक ही उद्देश्य था कि वो कल्टीवेशन वर्ल्ड को उससे बचा सके। अपनी परवटनेस दिखाने के लिए वो लोगों को ऐसे क्रूएली तो नहीं मारेंगे। अपनी सफाई देखकर जंगचा फिर से सबको चाय सर्व करने लगा। तभी वादियों में वुशियान की दूसरी आवाज़ गूंज उठी, मैं उसे मसलने जा रहा हूँ। वांगची के चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। लान चिरेन के गले में चाय अटक गई। लान सिचेन चकल करने लगे। जिन वुशियान और निमिंगजे चाय के बर्तन उलट पलट करते हुए अपने आप को व्यस्त दिखा रहे थे। जंगचा ने अपनी सांडू उठाकर वुशियान की तरफ रुख कर लिया। आज वुशियान उसके हाथों नहीं बचने वाला। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और वांगशियन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।